हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए, फिजिक्स की क्लास में हम लोगों ने जो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करा था मात्रक एवं पद्धतियाँ। तो मात्रक एवं पद्धतियों में हम लोग ने अदिश एवं सदिश राशियाँ क्या होती है उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा और उस साथ ही साथ में कुछ राशियों की हमने तुलना भी करी, जैसे कि दूरी और विस्थापन के बारे में तुलना की। और उसके अलावा हमने चाल और वेग के बारे में हमने लास्ट वाले सेशन में देख लिया था। आज वाले सेशन में हम देखेंगे त्वरण के बारे में, एक और राशि के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, त्वरण या एक्सलेरेशन क्या होता है। देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि जो इनके फॉर्मूले होते हैं ना, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम इनकी परिभाषा जान सकते हैं, या एक्चुअल में त्वरण को कि भाई इसका एक्सलेरेशन है क्या, त्वरण क्या है, इसके फॉर्मूले से ही अपने को पता चल जाती है ना। तो देखो, पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सलेरेशन। ठीक है, पहले शब्द को ही पूरा लिख ले ताकि बार बार हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़े। चलिए, त्वरण या एक्सलेरेशन की मैं बात करूं तो भाई इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है कि वेग में परिवर्तन, समय के साथ वेग में परिवर्तन जो है वो त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? जैसे त्वरण बराबर क्या होगा, त्वरण वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। ठीक है, वेग में परिवर्तन समय के साथ में। अब एक चीज समझना, इसको एक एग्जांपल से समझाऊं। सपोज कीजिए कि एक कार है। ठीक है, एक कार है, तो एक कार, क्या हो गया भाई, क्या हो गया फिर से? नोट इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। ये आज जो है थोड़ी टेक्निकल इशू चल रहा है। चलो, हो गया, ठीक है। हाँ जी, एग्जाम्पल में हम बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे कि सपोज करो कि एक कार है। अब ये जो कार है इसको 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। कितनी? 60 किलोमीटर की। ऐसे इसके साथ में एक ट्रक को भी लेती हूँ, ठीक है, और ट्रक को भी 60 किलोमीटर दूर चलना है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। आपने देखा होगा कि कार और ट्रक को जब मैं एक ही समय से स्टार्ट कर दूं, एक समय पे ही स्टार्ट कर दूं ना, दोनों को एक साथ स्टार्ट कर दे, तो आपको भी पता है कि कार का पिकअप ज्यादा होगा। ठीक है, और कार जो है इस 60 किलोमीटर की दूरी को जल्दी से कवर कर लेगी। किसके कंपैरिजन में? ट्रक के कंपैरिजन में। ट्रक को थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। अब पहली चीज़ तो ये, कार का अगर हम देखें तो वजन कम है। ठीक है, तो वो पिकअप यानी उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। जबकि ट्रक का अगर हम देखें तो ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा है, ट्रक का वजन भी ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको थोड़ा 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय भी लगेगा। ठीक है, अब कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलना है या ट्रक का भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलना है। पहली चीज़ तो ये कि दोनों का वेग अगर हम देखें तो शुरू में दोनों का वेग क्या था? जैसे वीसी का वेग देखें, वी सी यानी मैंने यहाँ पे कार लिखा है, प्रारंभिक वेग क्या था भाई इनका? 0 था। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं वी टी यानी ट्रक का वेग देखूँ तो प्रारंभिक वेग तो क्या था? 0 था। ठीक है, अब अगर बात करें तो कार क्या करेगी? बहुत ही जल्दी समय से जो है इस 60 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगी। ठीक है, तो इसको समय जल्दी कवर हो जाएगा। जबकि ट्रक को यही दूरी तय करने में क्या लगेगा? समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इनका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग की अगर मैं बात करूँ तो जो ट्रक का अंतिम वेग है, तो इस 0 से इस अंतिम वेग तक, है ना, इस वेग में जो ये परिवर्तन हुआ, समय के साथ कितना वेग में परिवर्तन हुआ, वही क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा, एक्सलेरेशन कहलाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि जिसको समय ज़्यादा लगता है ना, मतलब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर या इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। ट्रक का समय ज़्यादा था तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो वस्तु समय ज़्यादा लेके वेग के दर में परिवर्तन करती है उसका त्वरण क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो यही है क्या? त्वरण। त्वरण क्या है भाई? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन समय के साथ, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो इसने समय ज़्यादा लिया, समय ज़्यादा लिया तो का एक्सलेरेशन क्या हो गया? त्वरण कम हो गया। जबकि कार ने समय कम लिया तो इसका एक्सलेरेशन क्या है? इसका त्वरण क्या है? ज़्यादा है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, अब देखो, ये त्वरण है, इसका फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब त्वरण किस प्रकार की राशि है भाई? त्वरण एक सदिश राशि है। सबसे पहली चीज, त्वरण एक सदिश राशि है। क्या है भाई? त्वरण एक सदिश राशि है। और जो इसका फॉर्मूला था उसी से हम इसकी परिभाषा निकाल लेंगे, उसी से हम इसकी क्या निकाल लेंगे? परिभाषा। ठीक है, तो वेग में, वेग में परिवर्तन, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि भाई किसी भी वस्तु में वेग में, किसी भी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर या इकाई समय में वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे किसी भी वस्तु, किसी भी
वस्तु में वेग में वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर या इकाई समय में, भाई क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस समय को इकाई समय कर दूं, इससे पहले जैसे अपन ने चाल, विस्थापन, पूरी और वो देखे थे, उसमें भी हमने समय को इकाई कर दिया। अब मैं इस समय को इकाई समय में बदल दूं, ये वेग में परिवर्तन किसके बराबर हो जाएगी भाई, त्वरण के बराबर हो जाएगी। वेग में परिवर्तन त्वरण के बराबर हो जाएगी, ठीक है। किसी भी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर या इकाई समय में, इकाई समय में वेग में परिवर्तन, इकाई समय में वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, त्वरण कहलाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गई। और यहाँ हम नोट डाल के भी लिखेंगे कि जो मैंने आपको कार और ट्रक का एग्जाम्पल देके बताया था, भाई कार का पिकअप ज़्यादा होता है, वो कम समय में ही जो है फटाफट से वेग में परिवर्तन कर देती है ना, तो उसका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का अगर हम मान निकालें तो ट्रक की तुलना में क्या आएगा भाई, कम आएगा ना। तो वही है कि जिसका जो वस्तु समय लेगी और तो उसका त्वरण क्या होगा भाई, कम होगा, और जो समय ज़्यादा लेगी उसका त्वरण क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े। तो यहाँ पर एक चीज़ आप क्या लिख सकते हो कि भाई ये तो आपने परिभाषा लिख ली, नोट डाल के हम लिखेंगे कि जिस वस्तु का जिस वस्तु का जिस वस्तु का जिस वस्तु की गति में समय ज़्यादा लगता है उसका त्वरण क्या होता है, कम होता है। जिस वस्तु की ऐसे लिखो कि जो वस्तु जो वस्तु वेग परिवर्तन में जो वस्तु वेग परिवर्तन में अधिक समय लेती है, अधिक समय लेती है, का त्वरण का त्वरण कम होता है, का त्वरण कम होता है। और जो वस्तु अधिक समय जो वस्तु वेग परिवर्तन में जो वस्तु वेग परिवर्तन में कम समय लेती है, कम समय लेती है, का का त्वरण ज़्यादा होता है, उसका त्वरण ज़्यादा होता है। भाई हम कह सकते हैं ना कि जैसे अगर समय समय बढ़ेगा समय बढ़ेगा सॉरी समय बढ़ेगा तो त्वरण उतना ही क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर समय घटेगा तो त्वरण उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, अनुक्रमानुपाती है ना भाई, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब आगे बढ़े। अब देखते हैं कि इसके फॉर्मूले से इसके जो मात्रक है उसको निकालते हैं ना। फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला था कि त्वरण त्वरण एक्सक्लेरेशन जो है वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे क्या है भाई, टाइम है। तो समय का मात्रक क्या होता है, सभी को पता है, समय का मात्रक होता है सेकंड। और वेग में परिवर्तन, तो वेग का मात्रक क्या होगा भाई, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इस मीटर प्रति सेकंड को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, मीटर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो सेकंड सेकंड मल्टीपल हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या हो सकता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा अब इसकी वीमा निकालनी हो तो वीमा कैसे निकालोगे, है ना, फॉर्मूले को देख के ही वीमा निकालनी है। वीमा के लिए आपके पास द्रव्यमान होना चाहिए, लेंथ होनी चाहिए और टाइम होना चाहिए। यहाँ देखो इस फॉर्मूले में कहीं पे भी द्रव्यमान है क्या, द्रव्यमान नहीं है, तो m क्या आ गया भाई, m0 आ गया। मीटर की बात करें, मीटर सिंगल लिखा हुआ है तो घात क्या आ गई भाई, 1 आ गई। और समय की बात करें, समय पे क्या है भाई, 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब इस सेकेंड को जैसे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, अब जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये घात क्या हो जाएगी भाई, माइनस में हो जाएगी ना, माइनस में हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर सेकंड की घात किस में आएगी, -2 में आएगी, किस में आएगी, -2 में। इस तरीके से इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। ये त्वरण बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब आगे हम पढ़ेंगे, गति के नियम पढ़ेंगे, तो गति के नियम में मैं कुछ उदाहरण ऐसे दूंगी तो उससे आपको समझ में आएगा कि भाई जो है गति के नियम कैसे काम करते हैं। तो त्वरण एक्सक्लेरेशन ये एक सदिश राशि अपन ने और पढ़ ली है। अब नेक्स्ट सदिश राशि की मैं बात करूं तो नेक्स्ट सदिश राशि आती है संवेग। क्या आती है भाई, संवेग। संवेग जिसको हम P से डिनोट करते हैं, एक्सलेरेशन त्वरण यानी A से डिनोट किया गया, वैसे संवेग को कहते हैं मोमेंटम। क्या कह सकते हैं, मोमेंटम, ठीक है, संवेग या मोमेंटम, पर इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं।
किसी वस्तु के द्रव्यमान व उसके वेग का गुणनफल, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल उस वस्तु के संवेग को दर्शाता है। कैसे समझना कि कोई भी वस्तु है तो उसका संवेग क्या होगा कि उस वस्तु का द्रव्यमान और उस द्रव्य के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल, यानी कि उसके वेग का गुणनफल वही क्या होता है, संवेग होता है, संवेग होता है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए अब एक चीज कि जिस तरीके का फॉर्मूला अपन ने लिखा उसी से इसकी वो लिखेंगे हम परिभाषा कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान वे के वेग का गुणनफल, के वेग का गुणनफल, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान वे उसके वेग का गुणनफल का संवेग होता है, का संवेग होता है। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पर v को 0 रख दूँ, v को 0 रख दूँ तो ये भी क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी, तो संवेग बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर m को 0 रख दो तो वो v से मल्टीपल होगा तो 0 हो जाएगा। तो मतलब दोनों में से कोई भी चीज़ अगर 0 हो गई तो वहाँ पर संवेग बिल्कुल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो कि इसका जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग इसका मात्रक क्या होगा। भाई मात्रक आपको मैंने बनाना सिखा दिया है। मात्रक की अगर हम बात करें, द्रव्यमान है, द्रव्यमान किस में मापा जाएगा भाई, किलोग्राम में मापा जाएगा। और वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है m बटे वे मतलब मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, किलोग्राम इंटू मीटर, और जब मैं इस वाली संख्या को ऊपर ले जाऊंगी, सेकंड को ऊपर ले जाऊंगी तो सेकंड की घात क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। जिसमें कोई घात नहीं होती है तो क्या आ जाएगी भाई, सेकंड की घात आ जाएगी -1। ठीक है, अब देखो ये जो आया इसका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड -1, ये इसकी जो है इसका फॉर्मूले से इसका मात्रक निकल गया। अब अगर वीमा निकालनी हो तो वीमा कैसे निकालेंगे भाई, वीमा निकालने के लिए सीधा सा एग्जाम्पल क्या है भाई वीमा के लिए, कि देखो किलोग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब द्रव्यमान दिया हुआ है, तो यहाँ पे किलोग्राम क्या है, एक ही है, मतलब की घात क्या आएगी, पावर आएगी, m की पावर आएगी 1। ठीक है, यहाँ मीटर क्या है, मीटर भी एक सिंगल ही है तो l की घात भी क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, समय क्या है, समय माइनस में दिया है तो t -1। तो इस तरीके से इसकी क्या निकाल सकते हो आप, विमा निकाल सकते हो, डायमेंशंस भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो तो ये द्रव्यमान और सॉरी क्या बोलते हैं, त्वरण और संवेग समझ में आ गया होगा कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग का गुणनफल होता है। तो जितने अधिक की द्रव्यमान की वस्तु होगी उसका वेग भी मतलब उसका वेग भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, और उसकी दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, अब संवेग को हम जो है थोड़ा जब गति के नियम पढ़ेंगे, गति वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उस समय में थोड़ा इसको और अच्छे से डिटेल से समझाऊँ। ठीक है, तो संवेग, अब देखो संवेग एक प्रकार की क्या है भाई, सदिश राशि है। संवेग भी क्या है, सदिश राशि है ना। संवेग क्या है भाई, सदिश राशि है। तो यहाँ पर यही लिख लीजिए कि यह एक सदिश राशि है। संवेग यह एक सदिश राशि है। ठीक है, तो संवेग और ये त्वरण ये दोनों अपन ने देख लिए। और यहाँ पर ये जो हमारा पहला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। मैंने मेन राशियों के बारे में बताया क्योंकि आगे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये त्वरण संवेग गति के नियम में। चलिए अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है फिजिक्स में। सेकंड टॉपिक हम लेंगे गति के नियम। क्या लेंगे भाई, गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। क्या लेंगे, गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन पे हमारा टॉपिक रहने वाला है, लॉज ऑफ मोशन। अब पहली चीज तो गति के नियम दिए किससे, गति के नियम दिए थे न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने गति के नियम के बारे में बताया था। सबसे पहले गति के नियम आइजैक न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था। आइजैक न्यूटन ने गति के नियमों को जो है अपनी किस पुस्तक में जो है इन नियम के बारे में बताया था, तो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में अपने नियमों को बताया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, गति के 3 नियम दिए। प्रत्येक वस्तु जो गति कर रही है वो गति किस किस प्रकार की दर्शा सकती है, उसके लिए उन्होंने 3 नियम दिए। तो अब जो है हम गति के नियम पढ़ेंगे, और गति के नियम में भाई सबसे पहले तो ये गति के नियम दिए किसने, न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने। भाई कौन किसने, आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने गति के नियम को, गति के नियम को अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में परिभाषित किया।
में परिभाषित किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु है, परिभाषित किया। इन्होंने 3 नियम दिए थे, गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम। अगर मैं पहले नियम की बात करूं तो पहला नियम था इनका गति का पहला नियम, जिसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला नियम जो है उसी को पहले हम समझेंगे। तो पहला नियम इनका था गति का पहला नियम, गति का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का पहला नियम। सबसे पहली चीज इन्होंने क्या कहा कि जब भी कोई वस्तु जिस अवस्था में है उस अवस्था में बनी रहती है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि जो भी कोई वस्तु है वो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है। जैसे अगर कोई वस्तु गतिशील है, अगर कोई कार चल रही है तो वो हमेशा चलती रहना ही चाहती है। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है। ठीक है, अब ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है कि उनके इस स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्येक वस्तु जो है अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, और उसका ये विरोध जो है वो उसके जड़त्व के गुण के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई? जड़त्व के गुण के कारण होता है। जैसे मैं एक बात बताऊं आपको कि जैसे हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल देखे थे कि जब पुरानी कंबल्स होती हैं, उन कंबल्स को हम जब धो लेते हैं और फिर धोकर जब उसको झड़काते हैं तो उससे जो है पानी की बूंदें जो है वो बाहर निकलती है। अब ये पानी की बूंदें एकदम से झटकने पे बाहर क्यों आई? जब कंबल को आपने नॉर्मली निकाला उस समय तो ये बाहर नहीं आई, जब आपने इसको झटका तभी बाहर क्यों आई? क्योंकि जो वस्तु जिस अवस्था में है उस अवस्था में बनी रहना चाहती है, यानी वो पानी की बूंदें जो है ना वो उसी अवस्था में रहना चाह रही थी, स्थिर अवस्था में रहना चाह रही थी। लेकिन जैसे ही आपने इस पर एक बाह्य बल कार्य किया, एक बाह्य बल आपने लगाया और उस वस्तु ने क्या किया? अपनी स्थिति में परिवर्तन किया। उससे पहले जब वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही थी तो वो जड़त्व के गुण के कारण वहां पर स्थिर थी। ठीक है, ऐसे ही देखो, कार को आप चला रहे हो तो कार चलती जाएगी जब तक आप ब्रेक नहीं लगाओगे। तो ब्रेक नहीं लगा रहे हो उससे पहले जो कार चलती जा रही है उसके इस चलते रहने का कारण क्या है? उसका जड़त्व यानी उसका इनर्शिया। जड़त्व के कारण कोई भी वस्तु जिस अवस्था में उस अवस्था में ही रहना चाहती है, लेकिन जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा दे। जैसे ही हम कोई बाह्य बल लगाएंगे और हम वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, तो गति का पहला नियम क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, जिसका सबसे पहले तो आप अन्य नाम लिखोगे क्योंकि इसमें एक टर्म आएगा जड़त्व इनर्शिया, उसको हम पढ़ेंगे। जड़त्व होता क्या है, इनर्शिया होता क्या है। ठीक है, तो देखो गति का पहला नियम जिसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम, जड़त्व का पहला नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। चलो अब सबसे पहली चीज कि जड़त्व क्या है ना। गति का पहला नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है और ये विरोध उसके जड़त्व के गुण के कारण संभव होता है। यानी प्रत्येक वस्तु का अपना एक जड़त्व होता है जो कि उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जितना उसका द्रव्यमान होगा, जैसे अगर मान लो कि एक ट्रक है, उस ट्रक को आप धक्का लगाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा क्योंकि उस ट्रक का द्रव्यमान क्या है? ज़्यादा है, तो उतना ही ज़्यादा उसका क्या है? जड़त्व है, और जड़त्व के कारण ही वो ट्रक वहाँ पर क्या रहना चाहती है? स्थिर। अब आप उस पर धक्का लगाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली चीज़ कि इसका हम लिखते हैं कि इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, यह विरोध तथा यह विरोध जड़त्व या इनर्शिया के गुण के कारण होता है। तो जड़त्व या इनर्शिया क्या है? समझ में आ गया कि जो वस्तु जिस अवस्था में रहना चाहती है उसी अवस्था में बनी रहेगी, उसी अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक आप उस पर बाह्य बल काम नहीं करोगे। अब जैसे एक चीज समझना,
कि जैसे घुड़सवार होता है, जब घोड़ा खड़ा है, घुड़सवार उस पे बैठा, तो घुड़सवार को कोई झटका नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही तेज अचानक से जब वो घोड़ा दौड़ना शुरू करता है, तो आपने देखा कि जो घुड़सवार होता है उसको एक झटका लगता है और वो पीछे की ओर, मतलब पीछे की ओर झटका लगता है, ठीक है। अब जड़त्व क्या था कि जब वो घोड़ा स्थिर था, तो वो जो घुड़सवार उस पे बैठा था उसका शरीर भी उसी अवस्था में था, स्थिर अवस्था में ही था। लेकिन जैसे ही घोड़े ने एक बल लगाया, अचानक से वो दौड़ना शुरू करा, तो जो ये स्थिर अवस्था में उसका शरीर था, उस स्थिर अवस्था के शरीर में भी क्या हुआ, एक जड़त्व जो था, जड़त्व का गुण हट गया और वो शरीर जो है पीछे की ओर पीछे की ओर धक्का खाता है, ठीक है। तो वो है कि भाई कि कोई भी वस्तु जो है जिस अवस्था में होगी उस अवस्था में रहना चाहेगी, है ना। लेकिन हम बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो जड़त्व तो समझ में आ गया। चलिए अब देखो कि तथा प्रत्येक वस्तु, एक लाइन और लिखेंगे, तथा प्रत्येक वस्तु का जड़त्व, प्रत्येक वस्तु का जड़त्व जो है कि द्रव्यमान के समानुपाती होता है, उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अब ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि द्रव्यमान के समानुपाती है। मान लो मैं कहूंगी कि 60 किलोग्राम की कोई वस्तु है, ठीक है। तो उसका जड़त्व भी क्या होगा भाई, ये इसकी जड़त्व की क्या होगी, समानुपाती होगी। समानुपाती का मतलब आप समझ सकते हैं कि जितना इसका द्रव्यमान होगा उतना ही इसका क्या होगा, जड़त्व होगा, ठीक है। यानी इस पे आपको जितना बल लगाना पड़ेगा इसके जड़त्व को हटाने के लिए। जैसे मैंने अभी ट्रक का एग्जांपल दिया कि भाई ट्रक को धक्का लगाओ, एक आप कार को धक्का लगाओ, एक रुई से बनी हुई किसी वस्तु को धक्का लगाओ, आपको इजी किस में रहेगा, रुई से बनी हुई वस्तु को धक्का लगाने में, क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है, कम है, तो उसका जड़त्व भी क्या है, कम, तो आप उसको इजीली धक्का लगा सकते हो। लेकिन उसकी कंपैरिजन में कार की बात करें तो रुई की तुलना में कार का द्रव्यमान ज्यादा है। ऐसे ही अगर तुलना करूँ कार और ट्रक की, तो ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा है, तो वहां जड़त्व भी उसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए, अब ये जो जड़त्व का नियम है, इसके अंदर भी ये जड़त्व जो है ना वो 3 प्रकार का होता है। जड़त्व क्या होता है भाई, 3 प्रकार का होता है। पहली चीज तो ये कि जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती है, तो द्रव्यमान ज्यादा तो जड़त्व ज्यादा, ये चीज लिख लो यहाँ पे। अर्थात 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 द्रव्यमान द्रव्यमान ज्यादा तो जड़त्व भी ज्यादा, ठीक है। द्रव्यमान अधिक तो जड़त्व भी अधिक। द्रव्यमान कम, किसी वस्तु का द्रव्यमान कम है, का जड़त्व भी क्या होगा, जड़त्व भी कम होगा, जड़त्व, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलो अब आगे देखें कि ये जड़त्व भी 3 प्रकार का होता है। एक अगर हम बात करें तो एक जड़त्व होता है स्थिर अवस्था का जड़त्व, जिसको हम कहेंगे इनरेशिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो स्थिर अवस्था का जड़त्व, चलिए स्थिर अवस्था का जड़त्व, इसी को हम क्या कह सकते हैं, इनरेशिया ऑफ रेस्ट। अब इसका मतलब क्या है कि इसके लिए मैं 2 एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि घोड़ा जब खड़ा था, स्थिर अवस्था में था, तो उस पे बैठे घुड़सवार को किसी प्रकार का झटका नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही घोड़ा अचानक दौड़ा, तो घुड़सवार जो है पीछे की ओर झुक जाता है, ठीक है। क्योंकि उस समय उसका शरीर क्या था, स्थिर अवस्था में था, लेकिन जैसे एक बाह्य बल कार्य किया और उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। ऐसी कंबल को आप जब डंडे से अचानक पीटते हो तो उसमें से धूल के कण बाहर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं कि पहले वो धूल के कण उस कंबल पे क्या थे, स्थिर अवस्था में थे, लेकिन जैसे आपने कंबल पे कोई एक बाह्य बल लगाया तो धूल के कणों ने क्या किया, अपनी स्थिति में परिवर्तन किया और वो बाहर आ गए। तो ये 2 एग्जाम्पल है, और ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं भाई, स्थिर अवस्था का जड़त्व, यानी जो वस्तु जिस अवस्था में है उस अवस्था में बना रहना चाहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्थिर वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है, ठीक है। तो स्थिर अवस्था का जड़त्व क्या कहता है, स्थिर वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में ही स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है। तो इसी कारण से तो वो घुड़सवार पीछे की ओर झुकता है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि आपको क्या शब्द पकड़ना है, शब्द मतलब कीवर्ड क्या पकड़ना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे कि कंबल को पहला एग्जांपल हम लिख रहे हैं, कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कंबल को डंडे से, एक सेकेंड, यहाँ पर एक शब्द हम जरूर लिखेंगे
ठीक है, कंबल को डंडे से अचानक पीटने पर, अचानक पीटने पर फूल के कणों का, फूल के कणों का, के कणों का बाहर आना, के कणों का बाहर आना। ठीक है, तो कंबल को जब अचानक से पीटा गया तो धूल के कण क्या हुए भाई, बाहर आ गए, तो धूल के कणों का अचानक से बाहर आना। ठीक है, दूसरा दूसरा एग्जांपल आप क्या लोगे कि घोड़े घोड़े के अचानक, घोड़े के अचानक दौड़ने पर, घोड़े के अचानक उड़ने पर घुड़सवार का, घुड़सवार का पीछे की ओर, घुड़सवार का पीछे की ओर झुकना। ठीक है, तो आपको जहां ये शब्द मिल जाए ना, अचानक, अचानक यानी अचानक आप कोई परिवर्तन बल लगा रहे हो ना, तो उस समय वो कौन सा हो जाएगा भाई, स्थिर अवस्था का जड़त्व। क्या हो जाएगा, स्थिर अवस्था का जड़त्व, इंडेशिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अचानक शब्द हमें ये बताता है कि जो है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया गया है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखो, दूसरा इसमें होता है, दूसरा अगर मैं बात करूं तो गतिशीलता का जड़त्व। दूसरा क्या होगा भाई, गतिशीलता का जड़त्व। ये जड़त्व भी तो तीन प्रकार के हैं ना, तो दूसरा है गतिशीलता का जड़त्व। अब गतिशीलता का जड़त्व यानी कि अगर बात करूं इनरेशिया ऑफ डायरेक्शन, इनरेशिया ऑफ मोशन। ठीक है, गतिशीलता का क्या होगा कि जो वस्तु गतिशील है वो हमेशा गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है, लेकिन जैसे कोई बाह्य बल लगा के आप उसकी स्थिति में परिवर्तन लाओगे तो कुछ ना कुछ असर दिखेगा। जैसे बस में अचानक ब्रेक लगाने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। भाई जब बस चल रही थी, बस चल रही थी तो आपका शरीर का जो निचला हिस्सा है वो उस सीट के ऊपर क्या था, जड़त्व की स्थिति में था। ठीक है, तो आप उस पर स्थिर होकर बैठे थे, लेकिन जैसे ही बस ने अचानक ब्रेक लगाया, अचानक ब्रेक लगाया यानी एक बल कार्य करा, और उस बल ने क्या करा, आपका जो स्थिर अवस्था का जड़त्व था तो वो जो नीचे वाला हिस्सा था वो तो जड़त्व वाला नीचे उसकी अवस्था में ही रह गया, लेकिन आपका ऊपर वाला भाग तो उस बस के बराबर ही चल रहा था, तो आपके ऊपर वाले भाग में ही हलचल हुई कि जैसे ब्रेक लगा और आपका जो शरीर है वो आगे की ओर झुक गया। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक एक एग्जाम्पल और, तेज गेंदबाज क्या करता है, बॉल फेंकने के बाद भी कुछ दूरी तक दौड़ता है। वो जो गतिशील होके बॉल को ले जा रहा है, बॉल को फेंकने के लिए जा रहा है, तो वो गतिशील अवस्था में है, तो कुछ देर तक वो गतिशील अवस्था में ही रहेगा जब तक कि फर्श के द्वारा उस पर एक बल कार्य नहीं करेगा, तो वो जिस गतिशील अवस्था में, उस गतिशील अवस्था में ही चलता रहता है। ठीक है, तो ये दूसरा है यहाँ पर गतिशीलता का जड़त्व। तो दूसरा क्या हो गया भाई, गतिशीलता, गतिशीलता का जड़त्व, गतिशीलता का जड़त्व, या इसको हम कहेंगे इनरेशिया, रेशिया ऑफ मोशन, रेशिया ऑफ मोशन के लिए लिखेंगे कि जो वस्तु गतिशील अवस्था में है, जो वस्तु गतिशील अवस्था में है, वस्तु गतिशील अवस्था में है, वे गतिशील ही, गतिशील ही रहना चाहती है, गतिशील ही रहना चाहती है। और ये गति के पहले नियम का कौन सा नियम है, गतिशीलता, जड़त्व का गतिशीलता का जड़त्व नियम। ठीक है, चलिए बस में अचानक, अब इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो, बस में अचानक ब्रेक लगने पर, देखो आ गया ना अचानक शब्द, तो बस में अचानक ब्रेक लगने पर, अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना, आगे की ओर झुकना। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल आप क्या लिखोगे, तेज गेंदबाज, तेज गेंदबाज गेंद फेंकने के बाद भी, गेंद फेंकने के बाद भी, गेंद फेंकने के बाद भी कुछ दूरी तक, दूरी तक, दूरी तक सा रहता है। ठीक है, चलिए तो ये गति के पहले नियम में, गति का पहला नियम पढ़ रहे हैं जड़त्व का नियम, उसमें हमने गतिशीलता का जड़त्व भी देख लिया। अब नेक्स्ट जड़त्व आता है दिशा का जड़त्व, यानी जो वस्तु जिस दिशा में है उसी दिशा में बनी रहेगी।
तो वो है दिशा का जड़त्व। लेकिन जैसे ही आप कोई बाह्य बल कार्य करोगे और उसके वो उसी दिशा में मूवमेंट करेगी जिस दिशा में वो पहले थी, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, या इसे हम कहेंगे इनरेशिया, इनरेशिया ऑफ डायरेक्शन, रेशिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। चलिए, इन रेशिया ऑफ डायरेक्शन में क्या है कि जो वस्तु जिस दिशा में गतिशील है, जो वस्तु, जो वस्तु जिस या गतिशील वस्तु अपनी दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है, ये ऐसे लिख सकते हैं ना। जो वस्तु जिस दिशा में, जिस दिशा में गतिशील है, दिशा में गतिशील है, उसी दिशा में, उसी दिशा में गतिशील रहना चाहती है, उस दिशा में गतिशील रहना चाहती है, रहना चाहती, अर्थात, अर्थात गतिशील वस्तु, अर्थात, अर्थात गतिशील वस्तु अपनी, अर्थात गति अपनी दिशा में, अपनी दिशा में परिवर्तन का, अपनी दिशा में परिवर्तन का विरोध, विरोध करती, ठीक है। अपनी दिशा में परिवर्तन का विरोध कैसे करती है? कार में बैठा यात्री तेज गति से अगर कोई चलती हुई बस है, वो अचानक मोड़ने पर अंदर की जो बैठे यात्री होते हैं ना, वो विपरीत दिशा में झुक जाते हैं। जैसे कार चलाने वाला क्या कर रहा है, कार को मुड़ा रहा है राइट साइड में, लेकिन कार में जो बैठा है ना, उनका शरीर किधर झुकेगा, बाई ओर साइड में। क्योंकि जब आप उस पर बैठे थे तो स्थिर अवस्था में बैठे थे, लेकिन कार जिस दिशा में थी, कार जिस दिशा में चल रही थी, उसने ऐसे ब्रेक लिया, ऐसे टर्न लिया राइट हैंड साइड, लेकिन आपका शरीर उस समय किस तरफ झुक जाता है, बाई ओर झुक जाता है। तो उसकी विपरीत दिशा में झुकता है ना, विपरीत दिशा में झुकता है। तो वो ये आपका क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका दिशा का जड़त्व, ठीक है। तो यहाँ लिखो एग्जांपल, तेज गति से, तेज गति से चलती हुई बस, तेज गति से चलती हुई बस या कार, चलती हुई तेज गति से चलती हुई बस या कार को अचानक मोड़ने पर, अचानक मोड़ने पर अंदर बैठे, अचानक मोड़ने पर अंदर बैठे यात्री का, अंदर बैठे व्यक्ति या यात्री का विपरीत दिशा की ओर का, विपरीत दिशा और उड़ना का, विपरीत दिशा की ओर, ये हो गया आपका कौन सा भाई, दिशा का जड़। कहने का मतलब है गति का पहला नियम ये कहता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उस अवस्था में ही बनी रहना चाहती है ना। और उसका ये कारण क्या है, उसके गुण, उसका कौन सा गुण, जड़त्व का गुण। अगर वो गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहेगी, अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी, ठीक है। अब हम उसकी इस स्थिति में परिवर्तन कब कर सकते हैं, हम कोई बाह्य बल लगा के उसके जड़त्व के गुण को खत्म करके उसकी स्थिरता में परिवर्तन को मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज जो है हमने ये गति का पहला नियम देखा, जिसमें जड़त्व 3 प्रकार का हो सकता है, स्थिर अवस्था का जड़त्व, गतिशीलता का अवस्था, और यहाँ पर दिशा का जड़त्व, ठीक है। और साथ ही साथ में हमने संवेग और त्वरण के बारे में देखा। कल का जो सेशन रहने वाला है वो हम स्टार्ट करेंगे गति के दूसरे नियम से, यानी लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो संवेग संरक्षण का नियम है। इसीलिए मैंने पहले ही आपको जो है संवेग के बारे में बता दिया। संवेग क्या है भाई, समय के साथ वेग में परिवर्तन की जो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल उसका संवेग होता है ना। तो संवेग मैंने पहले ही समझा दिया है। अब जब हम कल पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम या गति का दूसरा नियम, आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ। चलिए बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के थैंक यू।